हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू स्टडी हब। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है बिकॉज इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। तो सारे के सारे टॉपिक्स से तो मैं अभी इंट्रो नहीं करा पाऊँगा बिकॉज काफ़ी सारे हैं। बट हाँ, मैं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से, यानी दो कंडक्टर्स हैं आपके पास और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था बट दोनों को अब कनेक्ट कर दिया है। तो अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। देन फिर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, उनको कैसे पोलराइज किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन उनके कुछ पैरामीटर्स हैं वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनकी प्लेट्स के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर देता हूँ तो उसकी कैपेसिटेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनको सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि बेसिकली अगर मेरे पास दो कंडक्टिंग सरफेसेस हैं और दोनों को मैं साथ में कनेक्ट कर दूं तो क्या चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता, ये हम समझेंगे। बट इसको समझने से पहले हमें एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि बेसिकली अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो उसके पूरी सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वो होता है सेम, होता नहीं होता है। ये चीज़ समझ में आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होता है, ज़ीरो। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है इसको करने से पहले। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है इसमें, यानी कि जब दो कंडक्टर्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का उसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो कितना होता है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो डेरिवेशन हम सीधे करने चलते हैं। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम दो कंडक्टिंग स्पेयर्स ले रहे हैं, एक ए है और एक बी है। पहले कंडक्टिंग स्पेयर का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का है C2। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियली ये दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे हैं तो मैं इसको चार्ज करने की ट्राई कर रहा हूँ। V1 पोटेंशियल इसको मैंने प्रोवाइड किया है तो इसमें चार्ज आ गया सपोज Q1, और इसको मैं पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ V2 तो चार्ज आ जाएगा Q2। ठीक है, सिंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V, सो Q1 का वैल्यू होगा C1V1 और Q2 का वैल्यू हो जाएगा C2V2। तो इनिशियली दोनों स्पेयर्स में चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो ये कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं इनको एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ और वायर का कैपेसिटेंस रखा हुआ है मैंने 0। तो अब क्या होगा, जब भी आपको पता है एक कंडक्टर जो होता है उसमें पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होता है। अब ये दोनों एक कंडक्टर की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल जहाँ पे भी ज़्यादा होगा और एक जगह ऐसा भी होगा जिसमें कम होगा, यानी कि सपोज V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो चार्ज क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ताकि क्या हो सके, पोटेंशियल दोनों स्पेयर का सेम हो सके, इसका भी V हो जाए इसका भी V हो जाए। तो उसमें चेंजेस किस में आएंगे, चार्ज में, क्योंकि कैपेसिटेंस होती है कांस्टेंट। ठीक है, कैपेसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा सपोज Q1 डैश, और यहाँ पे जो चार्ज हो गया अब Q2 डैश हो गया, पोटेंशियल V और इसका भी V। ठीक है, तो अब Q1 डैश अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना पोटेंशियल है V और कैपेसिटेंस कितना है C1V। Q2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा C2V। सो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2V। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। देखिए, ये सिस्टम था, क्या मैंने इसको बाहर से कहीं से चार्ज दिया, बिल्कुल नहीं दिया है। मैंने सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है एक वायर से और उसके भी कैपेसिटेंस कितना है, 0 है। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया था उस टाइम पे जो चार्ज है टोटल चार्ज सिस्टम में, और जब इसको कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो टोटल चार्ज है सिस्टम में वो रहने वाला है सेम। ठीक है, तो इट मीन्स Q1 प्लस Q2 इक्वल है Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। तो
C1V1 प्लस C2V2 इक्वल है C1 प्लस C2V के। तो इट मीन्स V जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है। सो जो पोटेंशियल हो जाती है, जो सेम पोटेंशियल दोनों ने एक्वायर करी, उसका वैल्यू होता है C1V1 यानी कि कैपेसिटेंस फर्स्ट स्पेयर की, V1 कैपेसिटेंस जो फर्स्ट स्पेयर की थी इनिशियली, प्लस C2 जो कैपेसिटेंस है, V2 जो सेकंड की वोल्टेज है, अपॉन C1 प्लस C2। अब देखते हैं रिलेशन कि भाई Q1 डैश और Q2 डैश में भी क्या रिलेशन होगा C1 और C2 के साथ। ठीक है। अभी अभी देखा हमने Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1V, Q2 डैश इज इक्वल्स टू C2V। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, C1V अपॉन C2V यानी कि C1 बाय C2, यानी Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1। अगर कैपेसिटेंस किसी की ज़्यादा होगी तो उसमें चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज भी उसमें कम होगा। और लॉजिकली बात सही भी है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि बेसिकली कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो अगर किसी की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसमें चार्ज भी तो ज़्यादा ही स्टोर होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, उसकी वजह से एनर्जी में कितना लॉस होता है, वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। सो जब ये प्रोसेस हुई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की, तो एनर्जी में कितना चेंज आया या एनर्जी में कितना लॉस आया, वो हम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे इनिशियल एनर्जी, फिर हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल एनर्जी, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इनिशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है हाफ C1V1 स्क्वायर। सो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ दूसरे में क्या है C2 और V2 यानी कि हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है। सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनर्जी हमेशा ऐड ही होती है। तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हाफ हम बाहर ले लेंगे। अब हो चुका है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पोटेंशियल अब हो चुकी है सेम। ठीक है। अब हमने क्या करा हुआ है, पोटेंशियल को हमने कर दिया है सेम। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाती है तो V का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो होता हाफ कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V। सो C1V प्लस हाफ C2V, हाफ C1, हाफ हम कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 यहाँ पे आएगा और V यहाँ पे है। तो V का वैल्यू कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और हम यहाँ पे भूल गए स्क्वायर लगाना, तो इसका होल स्क्वायर होता। तो यानी कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ये है C1 प्लस C2, तो एक बार कैंसिल हो जाता। तो VF होता हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस इन एनर्जी, यानी कि U कैसे निकालते हैं, UI माइनस UF, क्योंकि पहले ही बोल दिया लॉस है तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी फाइनल से। तो पुट करने वाले हैं यहाँ पे हम उन सब का वैल्यू। देखिए हाफ तो सब में कॉमन था, हाफ सब में कॉमन था, इसमें भी तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो जो ये इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ ऐसे ही रहेगा। C1 प्लस C2 क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, विच मीन्स C1 V1 स्क्वायर, यानी कि कितना होता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। सिमिलरली C2 C1 से मल्टीप्लाई होता तो कितना होता, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर, यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और यहाँ पे A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस साइन होगा क्योंकि माइनस साइन बाहर है, तो माइनस
2c1 c2 v1 v2। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, c1 c2 सब में कॉमन है तो उसको बाहर भेज देंगे। हाफ c1 प्लस c2 c1 c2 अंदर आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो आंसर आया हाफ c1 c2 c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। सो जो चेंज आता है एनर्जी में उसका फॉर्मूला ये है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि v1 हमेशा वही पोटेंशियल को लेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसी कंडक्टर का लेंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का जो चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, लॉस ही होगा हमेशा एनर्जी में। तो ध्यान इस चीज़ का रखना है। तो एनर्जी में इतना लॉस आता है जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे c1 c2 मैंने बताया था क्या है, कैपेसिटेंस है पहले और सेकेंड कैपेसिटर की, फिर v1 और v2 है इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था a का, और b का है v2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस में इस चैप्टर के। सो लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला विच वाज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती थी उसके 3 फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, अदरवाइज हाफ क्यू वी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटिंग जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स होती है उनके बीच में कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि चार्ज का आपको पता है Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। ठीक है, ये होता है। और भी कोई फॉर्मूले जैसे मैंने बताया था कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, जब दो कंडक्टर्स को आप किसी भी एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देते थे, पोटेंशियल दोनों कंडक्टर्स का इक्वल हो जाता था। ये भी देखा था हमने। और एक फॉर्मूला थोड़ा मैथ्स का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप देखेंगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, विच वाज a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस 4ab है तो प्लस 2ab माइनस 4ab कितना होता है, माइनस 2ab। तो सेम फॉर्मूले हो गए, तो हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चन में। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन to charge a 24 microfarad capacitor when the potential difference between the plates is 500 volt। तो आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसका वैल्यू कितना है 24 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके अराउंड 500 वोल्ट है। आपको पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए। चार्ज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था वही स्टोर होता था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें वी भी होता है और सी भी होता है, तो वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला। सी को चेंज कर देंगे फैरेड में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, और पोटेंशियल तो आपको वोल्ट में दिया ही है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज्ड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और चार्ज कितना स्टोर किया ये गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा जब डिस्चार्ज होगा। देखो भाई, जितनी वो स्टोर करेगा उतनी ही रिलीज़ करने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यू का हाफ क्यू वी होता है एक फॉर्मूला, क्यू गिवन है वी गिवन है, पुट करना वैल्यू में आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 200 वोल्ट। If the distance between its plate is halved, what will be the potential difference between the plates and what will be the change in the stored energy। तो उसने बोला है कि आपके पास एक 300 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर का, उसको 200 वोल्ट से आपने चार्ज कर दिया। ठीक है, पहले पार्ट को समझते हैं। तो देखो 300 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट से उसे चार्ज कर रहे हो, तो उसमें चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, सी इंटू वी, क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। तो फाइंड आउट करा तो चार्ज आ गया इतना 6 × 10⁻⁻2 कोलम। अब जो प्लेट्स है उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं।
प्लेट के डिस्टेंस हाफ करोगे तो किस में चेंज आएगा उसको समझते हैं। प्लेट के डिस्टेंस हाफ करते सी में चेंज आएगा। क्यों? सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डिस्टेंस हाफ कर रहे हो यानी कि कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी, कितने से 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि पहले 300 माइक्रोफैरेड थी, अब हो जाएगी 600 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो कैपेसिटेंस बड़ा है, चार्ज उतना ही रहेगा क्योंकि आपने पहले ही उसको चार्ज कर दिया। अब आपने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को आपने हटाया तो चार्ज जितना प्लेट में है एक साइड वो उतना ही रहेगा। तो देखो कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज़ करे तो डिक्रीज़ किस में आएगा? डिक्रीज़ आएगा वोल्टेज में। पहले वोल्टेज कितनी थी? 200 वोल्ट। अब देखते हैं कितना डिक्रीज़ आता है। तो वी डैश जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है चार्ज, जो कि उतना ही रहेगा। सी डैश जो नया आया है तो 100 वोल्ट। तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वोल्ट, अब हो गया 100 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है साथ ही साथ एन व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करना है यहाँ पे। तो पहले इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर करके, सी गिवन है, वी गिवन है, देखा तो 6 जूल आया। फाइनल एनर्जी की बात करें तो सी अब हो गया था हमारा 600 माइक्रोफैरेड और वी हो गया था 100 वोल्ट। ठीक है, तो पुट करा तो 3 जूल आ गया। तो बेसिकली लॉस कितना आया एनर्जी में? 3 जूल का, यानी कि 3 जूल हमने अपनी तरफ से काम किया है। ठीक है, जब उसकी बीच की डिस्टेंस को कम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad arranged in series and connected in parallel with third capacitor 4 microfarad. The arrangement is connected to 6 volt battery. Calculate the total energy stored in a capacitor. टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में? वोल्टेज दी है और कैपेसिटेंस दी है, तो फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। वी गिवन है कितना है 6 वोल्ट। सी फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। C1 C2 कनेक्टेड है सीरीज़ में, सीरीज़ में कनेक्टेड होते तो फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 का रेसिप्रोकल, यही फॉर्मूला होता था। तो पुट करेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड आ गया जब 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड कनेक्ट किया। फिर पैरेलल में है 4 माइक्रोफैरेड के साथ, 2 माइक्रोफैरेड में 4 माइक्रोफैरेड ऐड कर देंगे क्योंकि पैरेलल में ऐड करते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कितने आ गए 6 × 10⁻⁻6 फैरेड। पुट करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले में, सी पता है वी पता है, आंसर आ जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम सेम पोटेंशियल जब हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, देखते हैं। 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 50 वोल्ट बैटरी. The capacitor is disconnected from the battery and then connected across another uncharged 200 microfarad capacitor. Calculate the charge on the second capacitor. ठीक है, तो क्या था बेसिकली मेरे पास एक कैपेसिटर था 80 माइक्रोफैरेड का, तो ये है C1 और एक है C2। C1 को मैंने कनेक्ट किया था एक बैटरी से जिसका वोल्टेज था 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट से कनेक्ट किया था और C1 का वैल्यू भी कितना है 80 माइक्रोफैरेड। तो इसमें चार्ज कितना होगा वो तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, 80 × 50 करेंगे और साथ में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो इतना चार्ज इसमें इनिशियली होगा। अब इसको कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज्ड 320 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से। हमें कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना होगा सेकंड कैपेसिटर में। देखिए होने वाला क्या है, होता क्या है बेसिकली वो चीज़ हम समझते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं दो कैपेसिटर्स को, ठीक है, पैरेलल प्लेट नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल कैपेसिटर्स को कह रहा हूँ, तो पोटेंशियल हो जाता है दोनों में सेम। देखिए जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा तो इट मीन्स पहले वाले जो बॉडी है हमारी उसका भी पोटेंशियल सेम, दूसरी बॉडी का भी पोटेंशियल सेम। तो अगर मेरे को Q उसमें चार्ज कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा, Q का फॉर्मूला होता है C × V। C कितना है, कैपेसिटेंस कितना है दूसरी बॉडी का 320 माइक्रोफैरेड, हमें फाइंड आउट करना है जो V हो जाएगा, जो पोटेंशियल बाद में होगा। देखिए V का फॉर्मूला हमने बताया था, सेम पोटेंशियल हो जाता है जिसका वैल्यू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना होगा C1V1 प्लस C2V2, यानी कि पहली बॉडी में चार्ज कितना होता है Q1 का फॉर्मूला क्या होता है C1V1 और Q2 का फॉर्मूला क्या होता है C2V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी है C1 प्लस C2। देखो C1 गिवन है, C2 भी गिवन है। C1 कितना गिवन था आपको 80 माइक्रोफैरेड, C2 भी गिवन था 320 माइक्रोफैरेड, V1 भी गिवन है 50 वोल्ट,
और V2 भी गिवन है 0 वोल्ट, क्योंकि उसने बोला था अनचार्ज कैपेसिटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो V यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे विच वुड बी 10 वोल्ट। अब आपको क्यों निकालना है, यानी कि कितना चार्ज स्टोर्ड होगा अब सेकंड कैपेसिटर में, तो उसका वैल्यू क्या होगा C2 इंटू वी, यही तो फॉर्मूला होगा। तो C2 हमें पता है और V अभी अभी फाइंड आउट किया, तो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द एनर्जी स्टोर्ड इज 45 जूल व्हेन द कॉम्बिनेशन इज रेज्ड टू पोटेंशियल ऑफ 3000 वोल्ट। With the same two capacitors in series, the energy stored is 4.05 joule for the same potential, potential same ही है। What are their individual capacitance? तो हमने दो कैपेसिटर लिए, एक की कैपेसिटेंस C1 ले लेंगे, एक की ले लेंगे C2। पहले दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होती C1 प्लस C2, और इस टाइम पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड है 45 जूल और पोटेंशियल कितना है 3000 वोल्ट। तो यू के फॉर्मूले में जब पुट करते तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी इक्विवेलेंट विच वॉज C1 प्लस C2 और वी स्क्वायर होता। तो इधर उधर भेजेंगे सब चीज़ों को, तो C1 प्लस C2 का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेशन आप ही करना। अब कनेक्ट कर दिया है दोनों को सीरीज़ में, पहले पैरेलल में थे, अब कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में। सीरीज़ में भी आपको बताया है एनर्जी स्टोर्ड इतना है और पोटेंशियल उतना ही है 3000। तो सीरीज़ में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल होता था 1/C1 प्लस 1/C2 का क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। तो इधर उधर सबको भेजेंगे जब हम, देखिए C1 प्लस C2 का वैल्यू तो हमें पता है ना फर्स्ट इक्वेशन से, विच इज़ दिस। तो C1 C2 का वैल्यू आ गया यहाँ से 9 इंटू 10⁻12। अब देखो वेरिएबल कितने हैं, दो, इक्वेशन कितनी है, तो अगर हम एक और इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लें जो C1 माइनस C2 या इस तरह से कुछ हो जाए, तो हम ईजिली कोई भी लीनियर इक्वेशन की मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन C1 C2 पता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो मैंने आपको इनिशियली एक फॉर्मूला बताया था, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4C1 C2। C1 प्लस C2 का वैल्यू पता है, उसका स्क्वायर करके हमने पुट कर दिया। C1 C2 का वैल्यू पता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमने पुट कर दिया। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर आ गया इतना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा 64 का 8 और -12 का -6। तो C1 माइनस C2 का वैल्यू पता है, C1 प्लस C2 का वैल्यू पता है। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, एक ना एक वेरिएबल आपको पता चल जाएगा, दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके इस तरह से करने हैं। सो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। इसको समझने से पहले हमें क्लास 11th का एक टॉपिक रिकॉल करना पड़ेगा, विच वॉज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता था किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि अगर सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस बॉडी की जगह अगर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सपोज मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मेरे को वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट लेने होते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने होते थे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने होते थे। तो अगर मेरे को एक ऐसी बॉडी है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी जगह पे मेरे को सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होता था, तो मैं उसको कैसे कंसिडर करता था, जो भी वो बॉडी थी उसके एग्जैक्ट सेंटर पे, यानी कि मैं मान सकता था कि सपोज ये बॉडी जिसका होल मास कितना था 10 kg था, तो उस बॉडी को मैं हटा दूं, उस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, जैसे यहाँ से हटाते हैं इसको, और उसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे मैंने कंसिडर कर लिया। तो यानी कि अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है जिसका मास है 10 kg। अब इसमें मेरे को जो भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है, वो मैं यूज़ कर सकता था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट होता था जहाँ पे हम पूरी इंटायर बॉडी का मास कंसिडर कर सकते थे, ये सब चीज़ें होती थी। और मैंने अभी भी बताया कि कोई भी अगर ऐसी बॉडी है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम उसके एग्जैक्ट सेंटर में कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं किसी भी एक एटम पे। ठीक है, अब हम एक एटम कंसिडर करने वाले हैं। कोई भी एक एटम होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे और नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऑर्बिट्स में। ठीक है, ऐसे में सपोज यहाँ पे एक छोटा सा ही चार्ज, यहाँ पे एक एटम कंसिडर करता हूँ, एक हीलियम का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में सपोज यहाँ मानता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में सपोज यहाँ मानता हूँ, और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे।
ठीक है, तो थोड़ी देर तक मैं क्या कंसिडर करता हूँ, सिर्फ इसका पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूँ, नेगेटिव से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैं देखूंगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस पे है, और न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स। और मैं ये अज्यूम करता हूँ क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे न्यूक्लियस पे। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्ट न्यूक्लियस के सेंटर पे। अब कंसिडर कर रहा हूँ मैं सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो कि रोटेट कर रहे होंगे अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। अब ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे तो हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती थी। क्लास 11th में केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो एक एग्जैक्ट डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पोजीशन पे होगा। तो अगर मैं अब इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक इधर है एक इधर है, तो एग्जैक्ट इनके बीच में होगा विच इज़ न्यूक्लियस के सेंटर पे होगा। ठीक है, तो हमने देखा कोई भी एक एटम है जो कि किस कंडीशन में, अभी तो फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन में है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर रहा है नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, यानी कि कोई भी एक मोनो एटॉमिक सब्सटेंस है उसका जो भी एक एटम होगा उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है। अब होगा क्या, अब आगे हम चलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स में। ये चीज़ हमने रिकॉल कर ली है। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या देखते हैं, सपोज मेरे पास क्या था, एक मोनो एटॉमिक सब्सटेंस था। देख लिया हमने मोनो एटॉमिक सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो मैं सपोज करता हूँ यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप प्लेस करोगे, और मैं एक ऐसा आइटम ले रहा हूँ बेसिकली जो किसी एक इंसुलेटर का है। इंसुलेटर्स क्या होते थे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते थे, क्योंकि उसमें वर्क फंक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इट मीन्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में न्यू एटम में से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन को जाता है। तो इट मीन्स अब मैं बात कर रहा हूँ उस एटम की जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी वही है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी वही है। तो होगा क्या, जो प्रोटॉन्स होंगे वो ट्राई करेंगे थोड़ा सा शिफ्ट होने की टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो प्लस वाला चार्ज थोड़ा सा इधर चले गया सपोज, और नेगेटिव वाले जो होंगे वो थोड़ा सा मूव करने की ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ को। तो नेगेटिव जगह का जो सेंटर ऑफ मास था वो भी अपनी जगह से थोड़ा मूव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ को जाने का, लेकिन निकल नहीं रहे पूरे एटम में से। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी मेरा एक एटम था उसके पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इस तरफ आ गया और नेगेटिव का इस तरफ आ गया। अब आपको पता है एक न्यूट्रल एटम है कोई भी, तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जिनका सेंटर ऑफ मास पहले कोइंसाइड कर रहा था, अब उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस आ चुकी है। अगर स्मॉल डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में जो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो वो एक डायपोल की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे डायपोल फॉर्मेशन हो चुका है। अब अगर एक डायपोल है तो वो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है तो इट मीन्स इंसुलेटर्स जो होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, लेकिन जब आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वो शो करने लग जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। सो here in insulators the electron remains attached to the individual atoms और molecules। हमने देखा जो insulators हैं उनमें इलेक्ट्रॉन तो अटैच्ड ही हैं एटम के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ, बट these electron can suffer small movement within the atom or molecules under the influence of an external electric field। तो मैंने एक external electric field यहाँ पे सेटअप किया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव कर गया है। ठीक है, The net effect of these microscopic movement gives rise in some important electrical properties to such materials। तो यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा सा अगर मूवमेंट हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर ऑफ मास में, तो यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे इसका डायपोल मूवमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी यहाँ क्रिएट होंगी। ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं। तो
ये जब प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं किसी भी इंसुलेटर में, तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बेसिकली ऐसे सब्सटेंस है जिसमें चार्ज का फ्लो तो नहीं हो रहा। देखो आपने देखा यहाँ पे चार्ज का फ्लो तो नहीं हो रहा है, नेगेटिव वहीं है, पॉजिटिव वहीं है, बस थोड़ा सा उनमें क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया उनके सेंटर ऑफ मास में। बट अब जैसे ये एक एटम में हुआ, सिमिलरली दूसरे एटम में भी होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है दोनों के बीच में। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। सो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो फ्लो ऑफ चार्ज को तो परमिट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर परमिटिंग देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। तो हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अभी हमने देखा मोनो एटॉमिक में। यहाँ पे एक टर्म है विच इज़ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है, इसके नेम के अकॉर्डिंग तो ये समझ में आ रहा है कि पोल्स का फॉर्मेशन करना। तो जो हमने एक एटम लिया था उसमें पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रिएट हुआ था किसी एक एटम के अंदर ही, जब उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। और एटम भी ऐसा था जो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं करता, उसमें ही ये होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से किसी भी एक इंसुलेटर के अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कराना। अब हम देखने वाले पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं। देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो हमें पता है नॉन पोलर होते हैं इसमें कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन उसकी बनाने वाले हैं। अब वो क्या होगी वो समझते हैं। जैसे H2 है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है H2। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इस H को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इस H में पॉजिटिव चार्ज होगा, वो का उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का भी एग्जैक्ट सेंटर पे ही होगा, क्योंकि जो नॉन पोलर्स होते हैं उसमें कोई भी पोल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यूनिफॉर्म ही होते हैं, जिस जगह पे होते हैं वहीं रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्ट बीच में होगा और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्ट बीच पे ही होने वाला है। अब मैं निकालने वाला हूँ पॉजिटिव जो सेंटर ऑफ मास है दोनों हाइड्रोजन्स के, उनका रिजल्टिंग सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो एग्जैक्ट बीच में होगा दोनों मॉलिक्यूल्स के, और नेगेटिव का भी एग्जैक्ट बीच पे ही होने वाला है। तो हमें क्या देखने को मिला कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के। अब हम जाने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें पोल्स का फॉर्मेशन होता था। अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ तो H में पॉजिटिव ज़्यादा होगा, Cl में नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर। H में पॉजिटिव ज़्यादा है, Cl में नेगेटिव ज़्यादा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास होगा रिजल्टेंट दोनों मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव का पॉजिटिव की तरफ को होगा ज़्यादा और नेगेटिव का नेगेटिव की तरफ को होगा। यानी कि पहले से ही बीच में क्या है, दोनों का डिस्टेंस है, विच मीन्स पहले से ही पोल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि एक डायपोल पहले से बना हुआ है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसका डायपोल मूवमेंट कहाँ का है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली H2O की बात करें तो H होते हैं पॉजिटिव, O होता है नेगेटिव। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं इधर को होगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के। अब हम करने वाले हैं पोलराइज किसी भी एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, जब उसको मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा। सबसे पहले हम फिर से याद करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड करता था नेगेटिव चार्ज के जस्ट ऊपर। तो क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बाहर से दे रहा हूँ वो ज़ीरो है, तब तक देखिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव का और नेगेटिव का, वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो नेट डायपोल मूवमेंट किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर तब तक ज़ीरो है। बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे को देखने को क्या मिलता है
कि जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास होगा चार्जेस का वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि जहाँ से एग्जिट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम होगा नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा एंटरिंग डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि पॉजिटिव टर्म की तरफ को। तो ऐसा ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर होने वाला है। तो एक नेट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे ये भी चीज़ समझने वाली है कि बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे सपोज ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव था, बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कौन डिसाइड करता? ये डिसाइड करता ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव है चार्जेस, इन दोनों के बीच का रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से मिल रहा होगा? इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब जब वो रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मिल रहा है, तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पोलराइज पोलर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को। तो उनमें तो पहले से क्या एक डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, सपोज एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पहले से देखो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि डायपोल मूवमेंट है इसका इस डायरेक्शन को, ये वाले मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन को, और इस वाले मॉलिक्यूल का अपवर्ड डायरेक्शन को, ऐसे इसका डाउनवर्ड को। तो देखिए यानी कि डायपोल मूवमेंट तो पर्टिकुलर यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर पहले से प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे के सारे जो डायपोल मूवमेंट है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है जब तक मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे रहा हूँ। तो जब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जैसे एग्जैक्ट इस डायरेक्शन को था, ये एग्जैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन को है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो इट मीन्स सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के नेट डायपोल मूवमेंट होगा जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बट जैसे ही आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो सब अपने को अलाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखिए ये भी अलाइन हो गया, इसने भी अपने को अलाइन कर लिया, इसने भी कर लिया, यानी कि पॉजिटिव। तो एक नेट डायपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने किया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज, फिर हमने करा पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज। ठीक है, अब हम समझते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी होती है जो नेट डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी एक इंसुलेटर के अंदर, उसको कहते हैं हम पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसको हम पी से दिखाते हैं। सिमिलरली पी से हम डायपोल मूवमेंट को भी दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे हम दिखाएंगे पोलराइजेशन डेंसिटी को। इसका फॉर्मूला होता है नेट डायपोल मूवमेंट जो पूरे के पूरे सिस्टम में है अपॉन वॉल्यूम। अब हम देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि मेरे पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूँगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, क्या उसमें कोई रिडक्शन आएगा या नहीं आएगा, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं एक सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव कंडक्टर लिया है, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव कंडक्टर लिया है, उसके बीच में प्लेस कर दी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। ये मेरी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, पॉजिटिव कंडक्टर ये था, नेगेटिव कंडक्टर ये था, यानी कि एक्सटर्नली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ इस डायरेक्शन को, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो उसमें छोटे छोटे डायपोल मूवमेंट क्रिएट होंगे हर एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम सारे मॉलिक्यूल्स को दिखा नहीं सकते, कुछ दिखाए हुए हैं। तो देखिए डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया इस मॉलिक्यूल में, इस डायरेक्शन को, इसमें भी इधर को, इसमें भी इधर को, इसमें भी इधर को, सिमिलरली सब में हो रहा है। ठीक है, तो एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो ये पहला मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ है, सेकंड मॉलिक्यूल का, इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ है, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पता है डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का बहुत मेन रोल होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड का भी रोल होता है। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है इक्वल होंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल कर रहे होंगे, सिमिलरली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो हमें देखने को क्या मिला कि कुछ डायपोल मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स के हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सिर्फ कौन से
चार्जेस बचते हैं उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हम देखेंगे तो वो सबसे एक्सट्रीम साइड वाले बचे हैं। देखिए ये नेगेटिव को कोई कैंसिल नहीं करेगा, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं करेगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव को, पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव को और इस पॉजिटिव को कोई कैंसिल नहीं करने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ये जो प्लेट है इसके तो कैंसिल करेंगे, अरे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर थोड़ा ना, ये तो हमने सिर्फ कंडक्टर्स लिए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मैंने दिया था और जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए उसमें से कुछ डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो सिर्फ कौन से चार्जेस की वजह से होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में है किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। सपोज जो सरफेस पे हैं सर, यानी कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में थे, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने दिखाई है प्लस सिग्मा पी से। ठीक है, तो अब देखूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई नॉट दिया था। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे मेरे को देखने को क्या मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने वाला है जिसको मैं ई पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस ई पी की वैल्यू क्या ई नॉट के बराबर होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर एक कंडक्टर होता तो जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है वो एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना एक्सट्रीम कंडक्टर पे हमने प्लेस किया हुआ है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है? ज़ीरो होता है और कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो सारे नेगेटिव एक तरफ चल जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ चल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक तब तक मूवमेंट होता है जब तक वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, कुछ डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं ना, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, वो डायरेक्शन में तो अपोजिट होगा ई नॉट के, बट उसका वैल्यू ई नॉट से कम होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वो कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ ई नॉट प्लस ई पी। अब डायरेक्शन की बात करें तो दोनों 180 पे, और 180 पे जब होते हैं तो वेक्टर्स को सिंपली एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आंसर आएगा ई नॉट माइनस ई पी, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। और डायरेक्शन तो मुझे पता है कि किस तरफ को होगा, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला था, विच वॉज ई नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में से मूव कर रहा है वो है ई। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि रिडक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोलराइज करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को। तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम आगे देखेंगे जब हम कैपेसिटर्स बनाएंगे जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट होगी। अगला टॉपिक है रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिड्यूस्ड फील्ड कितनी होती है वो मैंने बता दिया है, कितनी होती है? ई नॉट माइनस ई पी इतनी होती है। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है वही चीज़ हम समझते हैं। सो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि ये बेसिकली रेशियो होता था किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी का, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। और मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के। फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, एप्सिलॉन न्यूमरेटर में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोमिनेटर में आ जाएगा विच इज़ ई, और एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो नॉर्मल एयर का है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ई नॉट अभी जो हमने केस पढ़ा था वहाँ पे ई नॉट था जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ई था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, विच वॉज ई नॉट माइनस ई पी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, जहाँ पे ई नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ई नॉट माइनस ई पी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में से पास हो रही है। अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ी देर पहले मैंने आपको दे दिया था कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सपोज मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था
जिसका जो सरफेस एरिया है वो है A और थिकनेस है D, ठीक है। तो क्या होता था, हमने देखा था कि जो बीच के जो चार्जेस होते थे वो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट करते थे, तो सिर्फ चार्ज बचता था फेसेस पे। यहाँ पे था जो चार्ज था उसकी अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा पी से दिखाऊंगा तो इधर किससे दिखाऊंगा, माइनस सिग्मा पी से, क्योंकि इक्वल चार्ज ही तो होगा दोनों साइड पे, ठीक है। और चार्ज सपोज ये जो आपका फेस है यहाँ पे कितना है क्यू पी, तो दूसरे फेस में कितना होगा माइनस क्यू पी। तो अगर मैं सिग्मा पी की वैल्यू बताना चाहता हूँ, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बताना चाहता हूँ, तो उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता था, टोटल चार्ज कितना है क्यू पी इस फेस में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच वॉज ए, ठीक है। तो ये हो चुका है, तो सिग्मा पी का वैल्यू पता चल चुका है आपको। अब जो मैंने ये स्लैब लिया था ना, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इधर है, कितना चार्ज है वो पूरा का पूरा क्यू पी से रिप्रेजेंट किया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ है। अब मैं इस स्लैब को छोड़ दूं और मैं थोड़ी देर तक सपोज करता हूँ कि यहाँ पे स्लैब नहीं है, सिर्फ ये दो चार्जेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये दो बीच के चार्जेस प्रेजेंट हैं क्यूपी और माइनस क्यूपी, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो कितनी थी, हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस ली थी डी, थिकनेस हमने डी से बताई हुई थी। तो जब मैं यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, डायपोल मोमेंट को पी से दिखाते थे, तो वैल्यू हो जाएगी इधर चार्ज विच वॉज क्यू पी और डी, ये हो चुका, ठीक है। तो ये था मेरा डायपोल मोमेंट। अब पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, वो कितना आ गया क्यूपीडी अपॉन जो वॉल्यूम है उस स्लैब का, वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू लेंथ विच मीन्स ए इंटू डी, डी से डी कैंसिल कर देंगे, क्यूपी का वैल्यू अभी अभी हम फाइंड आउट करें अगर इससे, तो कितना आ जाएगा सिग्मा पी ए, तो क्यूपी को लिख सकते हैं सिग्मा पी ए अपॉन ए, तो पी आ गया सिग्मा पी के बराबर। सिग्मा पी क्या था, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, जब मैं उसको प्लेस करता हूँ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये बताया भी है यहाँ पे कि द पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द सरफेस एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि आपका सिग्मा पी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वेन डी ग्राफ जनरेटर में ये यूज़ होगा और कोरोना इफेक्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है किसी भी एक इंसुलेटिंग एटम की, ठीक है, या फिर एक मोनो एटम की। देखिए क्या है, कोई भी एक मोनो एटम है, एक सिंगल एटम है, उसको मैं प्लेस करता हूँ जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, और सिर्फ उतना ही डिस्प्लेस करते हैं जहाँ तक रिजल्टिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे एटम के अंदर, उनके बीच में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल जब तक नहीं हो जाता जो एक्सटर्नल फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, जिसको मैं एफओ से दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं एक स्प्रिंग यूज़ करता हूँ, अब स्प्रिंग को जैसे जैसे आप आगे को यूज क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है तो वो भी तो बढ़ते जाता है, लेकिन अब जो बाहर से फोर्स दे रहे होंगे, सपोज एफ के दे रहा हूँ मैं कांस्टेंट ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो इनिशियली तो एफ के इसको ईजिली अपनी तरफ को ड्रॉ करेगा, बट धीरे धीरे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी आएगा जब एफ के का वैल्यू इक्वल हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स के, और उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, यानी कि अब ना आगे मूव कर सकता है ना पीछे मूव कर सकता है। तो सिमिलर कंडीशन होती है एक एटम के अंदर भी, जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स को एक रीस्टोरिंग फोर्स जो कि वो एटम के अंदर है वो काउंटर बैलेंस करता है। यानी कि जितना एक्सटर्नल फील्ड आप बढ़ाओगे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी बढ़ता जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उस चार्ज पे वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उस पर वो इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिटैच हो जाएगा कहीं ना कहीं उस एटम में से। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिटैच हो चुका है किसी भी एक एटम में से, अगर वो सपोज नॉन कंडक्टर ही यानी कि इंसुलेटर ही इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हो गया,
पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर फ्री पड़ा हुआ है, तो वर्क कैसे करने लग जाएगा, कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली आपको बताती है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जब तक ये फिनोमिनन नहीं होता है, यानी कि इतनी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जो कि कॉज नहीं कर रही है ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री नहीं हो सकता उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो बियर कर सकता है विदाउट एनी ब्रेकडाउन, तो उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल। तो देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताए हुए हैं कुछ सब्सटेंस के, जैसे वैक्यूम का बताया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, ये तो हमें पता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट है, किलो वोल्ट में बताई हुई, किलो वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 पॉइंट समथिंग है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 0.8। तो इस तरह से बताई हुई है आपको। सो अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बीच में पुट करने वाले हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले हम एक नॉर्मल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट नहीं करेंगे। तो सपोज मैं करता हूँ, एक मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसमें प्लेट्स का एरिया है A, बीच का डिस्टेंस है D। तो जो कैपेसिटेंस होती थी इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्मली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, C0 से दिखाता हूँ मैं। सपोज इनिशियली जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं करी है तो होता था एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर सपोज मैं बोलता हूँ इस प्लेट में चार्ज क्यू था, इस प्लेट में चार्ज माइनस क्यू था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा थी, इसकी कितनी होगी, माइनस सिग्मा होगी। ठीक है, तो आपको याद होगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते थे उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती थी उसका फॉर्मूला होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टॉपिक में। तो E0 से दिखाता हूँ मैं कि इस टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने नहीं रखा हुआ तो E0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान देना है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है ना। सो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q/V, जहाँ पे Q होता है जो चार्ज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, V जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये तो डिस्टेंस दी थी, अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में पुट करने वाला हूँ। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में पुट कर दिया है। ठीक है, जिसके थिकनेस है T। अब वो थिकनेस क्या होनी चाहिए, D से कम होनी चाहिए। D यानी कि जड़ा होना चाहिए T से, D बड़ा है हमारा T से। ठीक है, अब यहाँ से इसमें फील्ड जा रहा था और यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है E0, एग्जिट भी कितना होगा E0। बट बीच में हमने बताया था कि E0 की डायरेक्शन होती थी इस तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में भी तो सेटअप होता था किसकी वजह से, इनके नेट डायपोल मूवमेंट की वजह से। QP चार्ज यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा माइनस QP, यहाँ प्लस QP चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि बीच के नेट डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल भी करते थे, तो Q QP के बराबर नहीं होता था, हमेशा QP कम होता था Q से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीच में सेटअप होगा इस डायरेक्शन को, उसका वैल्यू भी EP से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो E0 से कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ E से, और उसका वैल्यू होगा E0 माइनस EP। और फॉर्मूला पढ़ा था एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने थोड़ी देर पहले, विच वॉज K = E0/E। तो E का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, अब E0/K, जहाँ पे E0 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिना स्लैब के है। ठीक है, तो E0 का वैल्यू हमें पता है, E का वैल्यू भी हमें पता है क्या होता है, E0/K। अब मुझे निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में। देखो फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस का E इंटू डी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इतना हो चुका है। तो V हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में सेम है, देखिए सोचिए, जी नहीं, यहाँ पे E0 है, यहाँ पे E0 है, बीच में E है। तो V भी जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। तो देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E0, तो फॉर्मूला बनेगा E0 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली क्योंकि D डिस्टेंस है पूरी और इसकी T थिकनेस है, तो वो डिस्टेंस होगी D माइनस टी। तो फॉर्मूला बना D माइनस टी। अभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है, बीच का बचा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना था E इंटू थिकनेस कितनी थी T, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा,
अब क्या होगा, पुट करते हैं v इज इक्वल्स टू ई नॉट, हम ऐसे रहने देते हैं, d माइनस टी को भी ऐसे रहने देते हैं, प्लस ई की जगह लिखते हैं ई नॉट बाय के, बिकॉज ये फॉर्मूला था, ई नॉट बाय के, और टी इधर ऐसे रहेगा। ठीक है, अब आगे वाले पेज में चलते हैं, इसी को करते हैं आगे। तो v इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो अंदर होगा ब्रैकेट के d माइनस टी प्लस टी बाय के। ई नॉट का वैल्यू हम पुट करेंगे, अभी मैंने बताया था ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो v इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी मैंने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी, q बाय ए, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, q बाय ए हम उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, q बाय ए, और एप्सिलॉन नॉट हम नॉर्मल रहने देते हैं, d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब हम निकालना है कैपेसिटेंस, किसकी वजह से, अब ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है इस टाइम पे जब मैंने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया है। तो फॉर्मूला C से रिप्रेजेंट करता हूँ सपोज मैं उसको, या फिर CP से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। CP से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपेसिटेंस, अब जब मैंने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया तो फॉर्मूला होगा Q बाय V, Q नॉर्मल ऐसे रहने दीजिए, V का वैल्यू हम पुट करते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के, Q से Q कैंसिल, तो CP जो अब कैपेसिटेंस आ रही है स्लैब रखने के बाद वो है ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के। देखते हैं क्या वैल्यू बड़ी या कम होती है। देखिए नॉर्मल थी, जब बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखते हैं तो फॉर्मूला होता है ई नॉट ए बाय डी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अब है इतनी। देखिए डिनोमिनेटर जितना डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस उतनी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है डी, यहाँ पे है डी माइनस टी प्लस टी बाय के, तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली टी से कम ही होती, तो ओवरऑल डिक्रीज होता है डिनोमिनेटर, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम बीच में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ चुका है। अब एक स्पेशल केस भी देख लेते हैं, जिस टाइम पे मैं d इज इक्वल टू टी करता हूँ, इट मीन्स जो मैंने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करा है उसकी जो डिस्टेंस है यानी कि विड्थ है वो बेसिकली थिकनेस के, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर ही है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या फॉर्मूला बनता है, तो इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अब हो जाएगा CP, यानी कि अब जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, d माइनस टी हो जाएगा 0 और t की जगह d लिख सकते हैं, सो d और k चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो ए एप्सिलॉन नॉट d तो थी एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस, यानी कि जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तो CP इज इक्वल्स टू C नॉट K, यानी कि जो न्यू कैपेसिटेंस होती है वो होती है C नॉट K, जो कैपेसिटेंस नॉर्मल होनी चाहिए इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, बिकॉज E नॉट का वैल्यू हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, क्योंकि E क्या है, E नॉट माइनस EP, और E नॉट एब्सोल्यूट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हुआ है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हमने अभी अभी देखा। सो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब क्या होती है, देखो जो लास्ट हमने देखा था उसके कुछ पैरामीटर्स हम वापस से लिख लेते हैं। देखिए जब तक नॉर्मली बीच में कुछ भी पुट नहीं किया तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट पता है आपको परमिटिविटी ऑफ एयर, ए है एरिया ऑफ प्लेट, डी है थिकनेस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अब बीच में मैं एक कंडक्टिंग स्लैब पुट कर देता हूँ, कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है टी, तो आपको पता है जो कंडक्टिंग स्लैब होता है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो इस बार ई कितना है 0, और यहाँ क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना होगा माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस होगा प्लस क्यू यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो v का वैल्यू होगा, v का फॉर्मूला लास्ट उसमें क्या था, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब इस बार क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट विल बी 0। तो v का वैल्यू इतना आ गया, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगी जिसको मैं CP से दिखाता हूँ उसका वैल्यू हो जाएगा Q बाय V, विच मीन्स Q ऐसे ही रहेगा,
वी की जगह हम ये पुट करेंगे और ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता है क्यू बाय ए। तो पुट करने वाले हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, इससे ये कैंसिल, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। ठीक है, सी पी का वैल्यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं, अगर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए तो पड़ा हुआ है, हमें क्या चाहिए डी, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, डी से, और यहाँ भी डी से। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह पे हम लिख देंगे सी नॉट, तो सी पी इज इक्वल टू सी नॉट डी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। तो जब कंडक्टिंग स्लैब बीच में पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स जो नॉर्मल कैपेसिटेंस होना चाहिए, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट करते हैं बीच में तो इंक्रीज करता है के से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है के। सो कुछ यूजेस भी होते हैं कैपेसिटर्स के, यानी कैपेसिटर्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब बताया हुआ है। देखिए जो यहाँ पे यूजेस बताए हुए हैं वो आपको आगे चैप्टर्स में समझ में आएंगे, अभी तो इनमें से कोई भी आपने पढ़ा नहीं होगा। जैसे रेडियो सर्किट की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर में देखेंगे हम इसे। रेक्टिफाइड करंट की बात हो रही है तो इसको रेक्टिफायर में देखेंगे। सिमिलरली इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो ये जो यूजेस हैं ये आप खुद ही पढ़ना, देखिए नॉर्मल, क्योंकि समझ में तो अभी आएंगे नहीं, जब चैप्टर्स में आएंगे तब हम इन्हें पढ़ेंगे, अभी तो बेसिकली आप याद करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, यानी कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उससे उसके जो पैरामीटर्स हैं सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए दो केसेस बनेंगे। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, सपोज चार्ज किया इसको थोड़ी देर तक, उसके बाद इस बैटरी को हटा दिया। अब उसके बाद मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहा हूँ। एक तो ये केस है कि भैया आपने इसको पहले चार्ज किया अपनी तरफ से और उसके बाद डिस्कनेक्ट किया इसको बैटरी से, देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया, तो उस टाइम पे क्या चेंजेस आएंगे। सेकंड केस में आप इसको चार्ज ही कर रहे हैं, अभी भी बैटरी से कनेक्टेड ही है, और उसी टाइम बैटरी से कनेक्टेड था और उसके बाद आपने क्या करा, इसको पुट कर दिया, यानी कि बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। तो क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो ऐसा होता है, नॉर्मल एक आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे। देखो अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर रख रहे हो किसी भी कैपेसिटर को, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहने वाला है जितना बैटरी का है। यानी कि अगर बैटरी का सपोज वी नॉट है, तो जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा चार्ज में। क्योंकि भाई जैसे जैसे बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, आप इसको बीच में पुट कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए वी नॉट तो सेम रहने वाला है क्योंकि हमने आउटसाइड से एक बैटरी लगाई हुई है वो वी नॉट की, तो वी नॉट सेम ही रहेगा क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस उसी के बराबर होगा। अगर वी नॉट सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही रहने वाला है, बट चेंज आएगा चार्ज में, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो चार्ज इसका बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, चार्ज इसका क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम पुट करते हैं तो उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और कैपेसिटेंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है चार्ज। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हमें अपने ध्यान में रखने हैं, बाकी जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है। ठीक है, तो पहला केस हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, यानी कि पहले मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया, अब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा। तो पहला केस में अभी हम देखते हैं क्या क्या होता है। लेट क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट एंड यू नॉट बी द चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो सब चीज़ें बताई हुई हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले की। यानी कि जो यहाँ पे क्यू नॉट दिया है, सी नॉट दिया है, वी नॉट दिया है, ई नॉट दिया है और यू नॉट दिया है, ये बेसिकली वो पैरामीटर्स हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने उसमें पुट नहीं किया था। ठीक है, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया क्योंकि बैटरी से मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ों में चेंज आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। बैटरी से हटा दिया, बैटरी से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, आउटसाइड कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इट मीन्स चार्ज कितना रहने वाला, उतना ही रहने वाला जितना प्रेजेंट है उन किन में, प्लेट्स में।
ठीक है, प्लेट्स में चार्ज उतना ही रहेगा क्योंकि ठीक है, प्लेट्स में जितना आपने बाहर से उसको प्रोवाइड कर दिया था उतना ही रहेगा, क्योंकि इंड्यूस तो किस में होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में होता है, तो प्लेट्स में चार्ज उतना ही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि क्यू नॉट था तो क्यू नॉट ही रहेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए हमने बात करी थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में पुट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई, जिसका वैल्यू कितना होता था, ई नॉट माइनस ई पी, इस तरह से होता था, यही बात होती थी। या फिर ई का वैल्यू हो जाता था ई नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने से पहले, अपॉन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ई का वैल्यू हो गया ई नॉट बाय के। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इंटू डी से। ई कितने से डिक्रीज हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी ई नॉट बाई के से, तो वी कितने से डिक्रीज हो जाएगा वो भी देखते हैं। ई की जगह पे ई नॉट बाई के पुट करेंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सो ई नॉट अपॉन के डी। देखो ई नॉट बाई डी क्या होता है, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता, और के से डिक्रीज हो चुका है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में भी के टाइम्स ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ठीक है, चार्ज उतना ही है, चाहे आप बैटरी हटा दो तो चार्ज उतना ही रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया वी नॉट बाई के, तो के जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ बचेगा क्यू नॉट बाई वी नॉट, जो कि रिप्रेजेंट करेगा जो इनिशियल कैपेसिटेंस होगी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पुट नहीं करी है। तो के सी नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है के टाइम्स। एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, यानी कि एनर्जी में कितना चेंज आएगा, देखिए इनिशियल एनर्जी तो यू नॉट से रिप्रेजेंट करिए, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, यही होता। अब जो नई एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ जो नया कैपेसिटेंस है विच इज़ के सी नॉट, और वी नॉट का वैल्यू कितना था, वी नॉट बाय के का होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखेंगे यहाँ पे तो आ जाता है यू नॉट बाय के, यानी कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है के टाइम से। तो यानी कि अगर मैं बैटरी को डिसकनेक्ट करके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करता हूँ तो सिर्फ उसकी क्या बढ़ती है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाता है, और फाइनली जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड है वो भी डिक्रीज कर जाती है। अब अगले केस में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। अब मैं बैटरी को कनेक्ट ही रहने देने वाला हूँ, हटाने वाला नहीं हूँ। तो इनिशियली जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला होगा तो पैरामीटर्स हैं क्यू नॉट, सी नॉट, बी नॉट, ई नॉट एंड यू नॉट। ठीक है, किस किस के हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है बट मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें पुट कर दिया है। तो देखिए क्या होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही आप पुट करते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कितने से, के टाइम बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए होने वाला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का उतना ही होगा जितना बैटरी का है। कैपेसिटेंस की बात करें वो इंक्रीज़ कर जाएगी, के सी नॉट, के टाइम बढ़ जाएगी। अब चार्ज देखते हैं, क्या चार्ज बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जी बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज क्यू का फॉर्मूला होता है सी वी, तो इनिशियल चार्ज का फॉर्मूला होगा सी नॉट वी नॉट, और अब जो नया चार्ज है उसका फॉर्मूला होगा के सी नॉट वी नॉट, यानी कि जो इनिशियल चार्ज था सी नॉट वी नॉट उसका के टाइम्स, यानी कि चार्ज बढ़ जाता है के टाइम्स अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वी बाई डी, ये होता था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। सो वी नॉट जो फाइनल एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही है, तो वी नॉट ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट ही रहने वाला है। एनर्जी स्टोर देखते हैं अब, क्या एनर्जी जो स्टोर करी हुई थी उसमें कुछ इंक्रीज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जी बिल्कुल आएगा, बिकॉज यू का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल में एनर्जी होती यू नॉट, फॉर्मूला होता सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। अब हो जाता है यू इज इक्वल्स टू हाफ सी, जो कैपेसिटेंस अब नहीं है उसका वैल्यू के सी नॉट, और वी नॉट स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। तो एनर्जी जो ये इनिशियल एनर्जी है, तो जो फाइनल एनर्जी होती है वो के टाइम्स बढ़ जाती है इनिशियल एनर्जी के, यानी कि बैटरी से कनेक्ट रखो अगर आपको एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अगर एनर्जी को डिक्रीज़ करना है लेकिन कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है तो
जो हमारी बैटरी थी उससे डिस्कनेक्ट कर देना है। इस केस में भी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि अगर आप चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, अगर हमें क्या करना है, चार्ज स्टोर करना है ज़्यादा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करना है जब पहले से ही उसमें बैटरी कनेक्टेड। अभी हमने कुछ टॉपिक्स देखे लास्ट चैप्टर में, तो उसके अब हम फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद उसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू के सी नॉट। अब ये समझते हैं था किसका। ये बेसिकली फॉर्मूला था कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि ऐसा कैपेसिटर जिसको मैंने पूरा का पूरा जो उसके बीच का स्पेस होता है उसको फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो जो अब न्यू कैपेसिटेंस हो जाती थी वो के टाइम्स हो जाती थी कैपेसिटेंस के, जब बीच में कुछ भी डाइलेक्ट्रिक हम पुट नहीं करते थे। ठीक है। और नॉर्मल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो तो साथ में के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सेकंड फॉर्मूला बता रहा है कि जब मैंने एक सर्टेन थिकनेस तक ही उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया हुआ है, यानी कि सपोज दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी थी, तो मैंने सिर्फ टी थिकनेस तक ही उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया हुआ है। ठीक है। ये थिकनेस कितनी होगी, टी होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं न्यू कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, वो होता है ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 - 1 बाय के। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब पुट कर रहे हैं। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो जो कैपेसिटेंस आती है नई, उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। और भी है कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। एक स्पेरिकल कैपेसिटर अगर मेरे पास होता, उसको मैं डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देता, तो उसका फॉर्मूला होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। ए क्या होता है, इनर रेडियस, जो अंदर वाला स्पेयर होगा उसका रेडियस, बी जो आउटर रेडियस है यानी कि जो बड़ा वाला स्पेयर है उसका रेडियस होता है। और सिमिलरली अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में फिल कर दोगे डाइलेक्ट्रिक, तो उसके फॉर्मूले जो भी उसका फॉर्मूला होता था उसमें के मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने स्पेयर के कैपेसिटर जो होते हैं उसमें के मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स जो होते हैं उसमें भी के मल्टीप्लाई कर देना है। अब बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है जब बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि चार्ज तो भाई सेम रहता है, क्योंकि एक बार आपने प्रोवाइड कर दिया, अब वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस उसके आसपास जो था वो हटा दिया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या चेंज आएगा, 1/k टाइम्स चेंज आ जाएगा जो इनिशियली था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 1/k टाइम्स चेंज आएगा। कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी और एनर्जी k टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड ही है, यानी कि बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट नहीं की, तो चार्ज में तो चेंज आने वाला है क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहने वाला है जितना इनिशियल था, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा क्योंकि वी सेम है। सी अगेन उतना ही चेंज आने वाला है जितना पहले चेंज आया के टाइम्स, लेकिन एनर्जी इस बार इंक्रीज कर जाएगी के टाइम्स। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज in a parallel plate capacitor the capacitance increases from 4 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium between the plates. What is the dielectric constant of that particular medium? देखो क्या बता रहा है, इनिशियल बता रहा है कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेट पुट नहीं करी थी तो 5 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटेंस, अब कितनी हो गई 80 माइक्रोफैरेड। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था C इज इक्वल्स टू के सी नॉट। C जो नई है कैपेसिटेंस और सी नॉट यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड. The separation between the plates is now reduced by half and the space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. Calculate the value of capacitance of capacitor in second case.
देखो पहले केस में उसने एयर फिल करी हुई है, यानी कि नॉर्मल कैपेसिटेंस है, यानी कि सी नॉट है इनिशियली, क्योंकि एयर बीच में है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने मीडियम बीच में पुट नहीं किया हुआ है, तो सी नॉट का वैल्यू दिया है 8 माइक्रोफेरेड। अब बोल रहा है कि सेपरेशन जो दोनों के बीच का है वो रिड्यूस कर दे रहे हैं हाफ से, बट इसके लिए हम सी नॉट के लिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सी नॉट के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहाँ पे ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें फाइंड आउट करना है सी। जब क्या हो रहा है, हम एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें पुट कर रहे हैं उसके बीच में, जिसका कांस्टेंट है 5, यानी कि ई नॉट ए के बाय डी फॉर्मूला होना चाहिए था। डिस्टेंस को हमने कर दिया है हाफ और के का वैल्यू है 5, तो सी हो जाएगा ई नॉट ए, के का वैल्यू कितना था 5, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो ऊपर जाके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 2 टाइम्स कितना होता है 10 बाय डी। ई नॉट ए बाय डी क्या था अभी हमने देखा 8 माइक्रोफेरेड, तो सी कितना आ जाएगा 10 इंटू 8 माइक्रोफेरेड, यानी कि 80 माइक्रोफेरेड। 80 माइक्रोफेरेड इसका आंसर होगा। सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ पेपर used in a capacitor of capacitance 2 microfarad if the dielectric constant of the paper is 2.5 and width and thickness are 50 millimeter and 0.05 millimeter respectively। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमें लेंथ ऑफ पेपर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसको हमने पुट करा हुआ है कैपेसिटर के बीच में। हम ये सोचते हैं कि कैपेसिटर के बीच में हमने पुट किया हुआ है एक पेपर को जिसकी थिकनेस गिवन है विच इज़ 0.05 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो क्या बता रही है, जो डिस्टेंस है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। कैपेसिटेंस दी हुई है, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो यहाँ पे पेपर के फॉर्म में है, और जो कैपेसिटेंस है इसकी वो बताई है 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, और फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, जहाँ पर डी हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट पता होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है 2.5, सी भी गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करोगे तो तभी तो लेंथ निकलेगी, क्योंकि बिकॉज एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आ गया 4.5 मीटर स्क्वायर। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू एरिया अपॉन विड्थ करेंगे, तो आंसर होगा लेंथ का 90 मीटर। तो इट मीन्स जो पेपर है उसकी लेंथ है 90 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इबोनाइट प्लेट whose K is equals to 3, 6 millimeter thick is introduced between the parallel plates of capacitor of plate area 2 into 10⁻⁻2 meter square and plate separation 0.01 meter. Find the capacitance। अब इस बार आप देखेंगे तो आपको दो लेंथ दी है। एक तो जो आपको दिया है इबोनाइट प्लेट, उसकी थिकनेस बताई हुई है 6, और जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बताया है 0.01। तो इस बार यानी कि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एग्जैक्ट उतने ही साइज़ का नहीं लिया है जो बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस थी, ठीक है। तो इट मीन्स इस बार फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा जो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के। तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एरिया, तो ए हमें पता है, हमें दी हुई है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी डी, वो भी हमें पता है, और थिकनेस भी हमें दी हुई है, और के भी हमें गिवन है। तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना आंसर आ जाएगा 29.5 पिकोफेरेड, इसका आंसर आ रखा है। So question is, figure shows two identical parallel capacitors connected to a battery with the switch as closed. The switch is now open and the free space between the plates of the capacitors is filled with a dielectric of dielectric constant 3. Find the ratio of the
total electrostatic potential energy stored in both capacitors before and after the introduction of dielectrics. सो क्वेश्चन में बताया था कि ये एक सर्किट है बेसिकली, जिसमें बाहर से आप पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। दो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और कैपेसिटेंस उनका C और दूसरे का भी है C। बीच में एक स्विच लगा हुआ है। तो इनिशियली इन कैपेसिटर्स के बीच में हमने कुछ भी पुट नहीं किया हुआ है। अगर इनके बीच में कुछ भी पुट नहीं किया और सर्किट हमारा क्लोज है, इट मीन्स ये स्विच क्लोज है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज होगा ए पे और बी पे वो सेम होगा, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं यूबी का वैल्यू। यूबी क्या है यहाँ पे, जो एनर्जी होगी बिफोर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट क्या है, जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूबी होगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हम देखते हैं क्या होगा U। सो U होगा बिफोर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो एनर्जी होगी A की प्लस जो एनर्जी होगी B की। तो UA कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर, UB कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा, CV स्क्वायर। तो U भी तो हमें पता चल गया, अब UF फाइंड आउट करना है। तो उसने क्या बोला, अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करने वाले हैं दोनों कैपेसिटेंस के अंदर, जिनका कांस्टेंट है 3। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इनकी कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो आपको पता है C क्या होता है, KC0, जो इनिशियल इनका कैपेसिटेंस होता है, यानी कि आंसर आया 3C। तो इसकी भी कैपेसिटेंस 3C, इसकी भी कैपेसिटेंस 3C हो चुकी है। अब उसने बोला साथ ही साथ मैंने स्विच को ओपन कर दिया। अब जैसे आप स्विच को ओपन करेंगे तो ये सर्किट हो जाएगा ओपन, लेकिन ये वाला अभी भी क्लोज है। तो इसके अराउंड तो पोटेंशियल अभी भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, विच इज़ V। लेकिन ये सर्किट हो चुका है क्लोज, ओपन। तो जैसे सर्किट ओपन होता है, तो हमने पढ़ा था जब सर्किट ओपन होता है उस केस में पोटेंशियल डिक्रीज कर जाती है K टाइम्स। तो अब इसके अराउंड पोटेंशियल है V/3। तो अब जो फॉर्मूला होगा UF का, वो होगा हाफ जो कैपेसिटेंस है इसकी, विच इज़ 3C, इंटू पोटेंशियल इसके अक्रॉस V, क्योंकि ये कौन सा केस है, जब इसमें बैटरी कनेक्टेड ही है, बैटरी इसके लिए डिस्कनेक्ट नहीं हुई, इसके लिए डिस्कनेक्ट हुई। तो जब बैटरी कनेक्टेड होती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में पुट करते हैं, तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता है। प्लस हाफ कैपेसिटेंस है 3C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई है इसके अक्रॉस, क्योंकि अब ये सर्किट ओपन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम डिक्रीज कर जाती है। सो V/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो आंसर कितना होगा, 3/2 CV स्क्वायर प्लस 3/2 CV स्क्वायर/9, 3 टाइम्स जाएगा। अब हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, अंदर बचेगा 3 प्लस 1/3। तो इसका आंसर होगा 3 टाइम्स कितना होता है, 9, 9 प्लस 1 10। 10 से 2 को 10 से 10 जो है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर होगा 5/3, विच मीन्स 5/3 CV स्क्वायर। तो अब हमें रेशियो देखना था UB और UF का, यही तो हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है। तो UB था CV स्क्वायर और UF है 5/3 CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कैंसिल होगा और 3 चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3/5 रेशियो है एनर्जीज का। सो अब क्वेश्चन है, a 2 microfarad parallel plate capacitor with a dielectric slab K is equals to 5 between the plates is charged to 100 volt and then isolated. First is, what will be the potential difference if the dielectric is removed? Second is, how much work would be done in removing the dielectric? सो क्वेश्चन में बोला है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें डालेंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, विच मीन्स अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 5 × 2 विच मीन्स 10 माइक्रोफैरेड। और इसको कनेक्ट करना है अपने एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट।
ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि अभी इसमें चार्ज कितना होगा। सो Q होगा C इंटू वी, फॉर्मूला होता है उसका। C कितना है 10 माइक्रोफेरेड और V है 100 वोल्ट, विच मीन्स 10 टू द पावर 3 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज इसमें प्लेस होगा। अब वो बोल रहा है कि इस सिस्टम को आइसोलेट कर देना, यानी कि सीधे सीधे इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब पहले केस में ये पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं इसमें से हटा देता हूँ, यानी कि V नॉट बताना है आपको। इसको मैंने हटा दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा रहे हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब पुट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V बाय के टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है इनिशियल से। हमें पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटाओ, इसमें जो चार्ज होगा उतना ही रहेगा, लेकिन क्या कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आएगा? जी हाँ, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटाओगे इसकी पहले की जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी C नॉट। तो Q था हमारा 1000 माइक्रोकूलम और C नॉट था 2 माइक्रोफेरेड, तो आंसर कितना आएगा 500 वोल्ट। यानी V नॉट का वैल्यू कितना है 500 वोल्ट। V नॉट क्या होता है, वो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट नहीं होती है। तो C नॉट हमें पता है 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो C नॉट है 2 माइक्रोफेरेड, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप उसमें पुट करते हो तो C का वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें है तब पोटेंशियल हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ है 100 वोल्ट, तो V भी कितना होगा 100 वोल्ट। चार्ज हमने फाइंड आउट करा 10 टू द पावर 3 माइक्रोकूलम जब इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V नॉट हमने फाइंड आउट कर लिया जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा दिया, विच वाज 500 वोल्ट। सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटाने के लिए। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फाइंड आउट करने वाले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफेरेड, विच मीन्स हाफ 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस था 100, तो 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 जूल। अब हम फाइंड आउट करने वाले पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने इसमें से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दिया। तो C हो जाएगा C नॉट, V हो जाएगा V नॉट होल स्क्वायर, हाफ C नॉट का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफेरेड, विच मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -6। पोटेंशियल इंक्रीज कर गया था 500 वोल्ट से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 जूल। तो वर्क डन कितना करा होगा, जितना चेंज आया होगा पोटेंशियल एनर्जी में, कितना आया 0.25 माइनस 0.05 जूल, तो 0.20 जूल। इतना हमें वर्क करना पड़ता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकालने के लिए। अब देखिए, V नॉट को क्या कोई और मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे? जी कर सकते थे। मैंने बताया था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे V कितना होता है, V नॉट बाय K होता है, नहीं होता है। V कितना गिवन है 100 वोल्ट गिवन है, K कितना गिवन है 5, तो इससे भी निकाल सकते थे, बट इससे भी निकाल सकते हैं। जो मेथड आपको सही लगे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अब कल को सिर्फ थोड़े से टॉपिक बचेंगे तो उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।